तुम लोगों ने मुझे गवर्नमेंट स्कूल का मैथ्स का पेपर दिखाया था? हाँ दिखाया था। ठीक, हाँ याद आ गया, सही कह। चलो आ जाओ। अब ऐसा है बच्चों, देखो हम लोग मैट्रिसेस कर रहे थे, और सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, बस अब बातें नहीं भाई। देखो आप लोगों ने मैट्रिसेस चैप्टर के अंदर अभी तक मैंने आपको 3.1, 3.2, आज इसकी तीसरी क्लास है ना मैट्रिसेस की, क्योंकि मैट्रिसेस में हमने पहली क्लास में तो ये दो दो एक्सरसाइज का सारा कुछ कर लिया था। 10 वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसमें टाइप ऑफ मैट्रिसेस बड़ी इंपॉर्टेंट थी। चीजें गो थ्रू करिए आप, किसी भी चैप्टर को लाइटली मत लीजिए। जो बच्चा छुट्टी करके बैठे सोच रहे हैं चैप्टर बहुत हल्का है, तो आप किसी भी चैप्टर को लाइटली मत लीजिए। कोई भरोसा नहीं है पेपर में जिस चैप्टर को आप हल्का लेके जा रहे हो उसी से क्वेश्चन मुश्किल आ जाएगा। तो आप तैयारी अपनी मुश्किल वाली रखिए हर एक से। अब इसके बाद ये वाली एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट थी 3.3। अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड करी है तो यू नो दैट इसमें हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस वगैरह के बारे में पढ़ लिया है। सोनिका मैंने वीडियो डाल दी ग्रुप पे, उसमें क्या बोलते हैं चैनल पे, आवाज देख ली या नहीं देखी? देख लेना, पब्लिक करी हुई वाली वीडियो। सो एक्सरसाइज 3.3 इसमें आपको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में सिखाया गया था। क्या बच्चों लास्ट क्लास जो आप लोगों ने अटेंड करी है, क्या तुम्हें पता है मैंने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सिखाया था? ट्रांसपोज करने के बाद मैट्रिक्स या तो सिमेट्रिक रहती है, क्या रहती है बोलो? स्क्यू सिमेट्रिक। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ रहा है सिमेट्रिक, और उसके बराबर नहीं आ रहा तो स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब माइनस टाइम्स आ रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसे में आपको पता होता है कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान होती है कि उसका हर एआईजे एलिमेंट अपने एजेआई के बराबर होता है। लास्ट क्लास आए तो यही सब कराया गया था ना, और इसका एजेआई माइनस एजेआई के बराबर होता है। फिर आपको बताया गया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, इसको साबित करना होता है, उसका तरीका मैंने आपको बताया था। फिर मैंने बताया था कि अगर कोई बोलेगी एक ऐसी मैट्रिक्स बताओ जो सिमेट्रिक भी और स्क्यू सिमेट्रिक भी, बहुत बार आता है एमसीक्यू के अंदर, तो वो जीरो मैट्रिक्स होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या बोलते हैं ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज कराई थी। और ये वाले क्वेश्चन तो भैया फेवरेट है, ध्यान रखना सीबीएसई के, तो कभी भी आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद ना बस बच्चों मिसलिनियस से एक आध टाइप का मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, और एक चीज बच जाती है वो है वर्ड प्रॉब्लम। देखिए वर्ड प्रॉब्लम ना बच्चों, वैसे मैं करा तो मैं 3-4 क्वेश्चन दूंगा उसके, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम आप लोगों को खुद सोचनी पड़ेगी क्वेश्चन पेपर के अंदर। 2-3 मैं कराता हूं आप लोगों को, चिंता मत करिए। लेकिन मतलब क्या होता है ना, वर्ड प्रॉब्लम आपकी खुद की समझ के ऊपर होता है। वर्ड प्रॉब्लम में बस क्या होता है, जो क्वेश्चंस तुम लोगों ने पढ़े हैं ऐसे बस उसको शब्दों में बयां कर देते हैं, फिर आपको वो अरेंज करके क्वेश्चन बनाना होता है बस, और कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट वही होता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों, फाइंड मैट्रिक्स एक्स। याद है ऐसा क्वेश्चन? फाइंड मैट्रिक्स एक्स, अगर ये चीज है तो दिखाना एक बार मुझे वो बुक। आपको एक्स मैट्रिक्स बतानी है, अगर कोई एक्स मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई होके आज क्या बार है, हम तो हमारे पास एक ही दिन है फ्राइडे का पेपर से पहले, तो उस दिन मैं आप लोगों को सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन वाला कराऊंगा सीधा। ठीक है, क्योंकि पेपर के अंदर वो सबसे जरूरी है, 5 नंबर का क्वेश्चन तो उसी का डलेगा पेपर के अंदर। ठीक है, प्रॉपर्टी वाला लास्ट में कराऊंगा। तो मेरी बात सुनो, आज करते हैं कोशिश जितना हो पाए हमारा। तो मुझे सभी बच्चे बताओ, मेरे को एक्स मैट्रिक्स बतानी है। अरे बच्चों मेरे को एक्स मैट्रिक्स बतानी है, और बोला गया कि एक्स मैट्रिक्स जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो ये वाली मैट्रिक्स आती है। लेकिन क्वेश्चन में बकायदा बोल दिया गया एक्स मैट्रिक्स है। एक गलती जो बच्चा बार बार कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, वो इस एक्स को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देता है सबसे, और इसको बनाया था एक्स, इसको बनाया था 2x, इसको बनाया था 3x, 4x, 5x, 6x, और फिर कहता है ये x बन गया तो x बराबर -7। अगली बार बोलता है 2x बराबर -8 तो x बराबर -4। अरे यार एक ही तो वैल्यू आएगी ना x की, इतनी सारी कहां से निकाल रहे हो? पहली बात तो ये कि x कोई नंबर नहीं है, x बोलो क्या है, मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स है तो वो भी कुछ ABCD मतलब कुछ ना कुछ उसमें एलिमेंट्स होंगे। लेकिन सबसे पहले चीज सोचने वाली ये है कि ये x मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है। अर्चित ये x मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है? फोन को छोड़ दे यार, तू तो बिल्कुल एडिक्टेड हो चुका फोन का। तेरे को तो कह सकता हूं, ये देखो ये वाला मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है, 2/3, और ये वाला मैट्रिक्स, तो मुझे सोचना है कि ये वाला मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का होगा। अगर तुम्हें रूल याद हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का, तो वो ये कहता है कि जो इसका नंबर ऑफ कॉलम है
मतलब इसका नंबर ऑफ रो और इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम, इसका पीछे वाला नंबर उसका आगे वाला नंबर बराबर होएगा, तो 2 तो इसके पीछे होएगा। फिर याद करो जो रिजल्ट आता है उसको हम ये बोलते हैं कि वो ये वाला नंबर इनटू में इसका पीछे वाला। नहीं आ रहा ना याद? तो मतलब कि 2 ही होगा, ये भी कैसे आप करके देख लो, 2 और 2 बराबर हो गए और आंसर आना चाहिए 2 क्रॉस 3। देखो 2 क्रॉस 3 है। नहीं समझ मेरी बात को? मैंने तुम लोगों को ये सिखाया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कि ये मेरे पास पी मैट्रिक्स है, ये मेरे पास सॉरी ए मैट्रिक्स है, ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है। तो जो मेरा रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स का वो कैसे आएगा, अगर ये पी क्रॉस क्यू ऑर्डर की है और ये एम क्रॉस एन ऑर्डर की है, तो पहली बात तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन होती है क्यू किसके बराबर होना चाहिए, एम के। क्यू और एम बराबर होना चाहिए, होगी कंडीशन। दूसरी चीज ये दोनों बराबर है तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा पी क्रॉस एन। पी क्रॉस मतलब कि पहले तो ये दोनों बराबर हो तब मल्टीप्लाई हो सकती है, नेसेसरी कंडीशन है। और फिर जो रिजल्ट आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा, ध्यान दो रिजल्ट जो आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा, दिस पी जो इसका आगे वाला नंबर है इसका पीछे वाला नंबर है। तो मैंने कहा यार जब ये 2 क्रॉस 3 की है, ये 2 क्रॉस 3 की है तो ऑब्वियसली बात है इसका पीछे वाला नंबर 2 ही होना चाहिए, तभी तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। दूसरी बात मेरा आंसर 2/3 का आ रहा है, इसका मतलब 3 तो उठाया होगा इसके पीछे से और 2 उठाया होगा उसके आगे से, तो इसका मतलब मेरी एक्स मैट्रिक्स 2/2 की है। कितनी बोलो? अच्छा एक्स मैट्रिक्स अगर 2/2 की तो एक्स मैट्रिक्स कैसी दिखती होगी, ABCD? नहीं आ रहा समझ में? अगर एक्स मैट्रिक्स ऐसी दिखती होगी तो बच्चों मैंने इसको लेट कर लिया, लेट एक्स इज ABCD, तो मुझे सब बच्चे बताओ बच्चों ये क्या बन जाएगा, ABCD 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। इज देयर एनी प्रॉब्लम? बताओ फटाफट से क्या करना चाहिए। अरे यार मैंने एक्स मैट्रिक्स पहले लेट क्यों करी, ABCD समझ में आ गया आप लोगों को? बस ABCD निकालना है। अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आता है, बताओ कैसे करोगे, दिस रो इनटू दिस कॉलम। अरे ये 2/2 की है, ये 2/3 की है, ऑब्वियसली बात है जो यहां मल्टीप्लाई करके आएगा क्योंकि ये दोनों बराबर हैं 2/3 ही आएगा और सामने भी 2/3 ही है यार। तो मुझे सब बच्चे बताओ पहला एलिमेंट क्या आएगा, पहला एलिमेंट दिस रो इनटू दिस कॉलम, A प्लस में 4B। अगला क्या आएगा, दिस रो इनटू दिस कॉलम, फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम, सो 2A प्लस में 5B। उससे अगला आएगा 3A प्लस में 6B। इधर क्या आएगा बच्चों, C प्लस में 4D और ये आएगा 2C प्लस में 5D और ये वाला अरे नहीं आ रहा समझ में, यहां -7 -8 -9 2 4 6। इज देयर एनी प्रॉब्लम? लग रहा है? अब बताओ क्या आएगा जब इक्वेट करोगे तो A प्लस 4B बराबर -7 नहीं है यार, और एक आ गया 2A प्लस 5B बराबर -8। मैं कह रहा हूं कि अब आगे मेरे को कराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बच्चों, A और B की 2 इक्वेशन बन चुकी है तो A और B निकल जाएगा। और ऐसे ही C और D से क्या बनेगा, नीचे वाला C प्लस 4D बनेगा 2 और 2C प्लस 5D बनेगा 4। तीसरे की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इन दोनों से C और D सॉल्व कर लो, A आ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, यू हैव अ एक्स मैट्रिक्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अगर आए ना तो ऐसे ही आता है, कोई एक मैट्रिक्स बोल देता है उसको आपको लेट करना होता है। लेट करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसके हिसाब से उसको लेट करना, उसके इक्वेशंस बना लेना और आंसर आ जाएगा। समझ आ गया तो मैं इसका अगला नहीं कराऊंगा, और नहीं आया तो बताओ एक और कराऊं इसका। आ गया ही समझ में? सबको आ गया है हर्ष? तो वर्ड प्रॉब्लम पे आऊं जल्दी से, एक आध वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं कि वर्ड प्रॉब्लम कैसे करनी होती है। तो कोई डाउट है इसमें तो देख लो आप लोग, फिर मैं वर्ड प्रॉब्लम करा रहा हूं। क्या चीज? आज तुम्हारी अकाउंट्स की बड़ी क्लास है ना शाम को? हाँ सर ने ये बोला था कि कोई नहीं बच्चे आ जाएंगे सब 2 टाइम। आओ बच्चों, देखिए वर्ड प्रॉब्लम को समझते हैं। ये आप लोगों को देखो मैट्रिसेस की पूरी PDF है, मेरे तो रिकमेंडेड है, आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इससे कर लीजिए प्रैक्टिस, अच्छा ही रहेगा, फायदा रहेगा, नुकसान नहीं रहेगा। नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिसेस NCERT से इनफ होती है, ठीक है, लेकिन कर लोगे तो ठीक ही है, कोई नुकसान तो ना देगी। अब चलिए, जैसे कोई भी आपको क्वेश्चन लगता हो ना
तो आप लोग वो उठा सकते हैं। जैसे कि मैं ये क्वेश्चन उठाता हूँ 16th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या आया था देखो बोर्ड पे, क्या कहता है, सिचुएशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में आएगा ना, उसका आंसर आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा। मतलब उसका आंसर एक 9th क्लास का बच्चा भी निकाल सकता है चीजों को एनालाइज करके। 9th क्लास का बच्चा ही बोल रहा हूं मैं आप लोगों को, आप लोग तो 12th क्लास के अंदर है। आपको बस फर्क क्या है कि उसको डायरेक्टली वैसे निकाल दे, आपको बस मैट्रिक्स की टर्म्स में निकालना होता है आंसर को। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहते हैं 3 स्कूल्स हैं ABC ऑर्गेनाइज अ मेला फॉर कलेक्टिंग द फंड्स फॉर हेल्पिंग द रिहैबिलिटेशन ऑफ फ्लड विक्टिम्स। They sold handmade fans, mats and plates from the recycled materials at a cost of rupees फलाना ठिकाना जो भी है। इन्होंने बोला कि 3 स्कूल हैं, 3 सामान बेच रहे हैं। कौन कौन से बोलो, स्कूल ABC है। सामान क्या बेच रहे हैं, हैंड फैन, मैट्स और प्लेट्स। हैंडमेड से सारी की सारी चीजें। और क्या बोलता है, ध्यान समझिए, ए वाला स्कूल जो है वो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स सोल्ड, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स उन्होंने बेचे, स्कूल ए ने कितने हैंड फैंस बेचे 40, मैट्स बेचे 50, प्लेट्स बेचे 20, और कितने कितने की कॉस्ट पे बेची वो आपके ऊपर लिखा हुआ है भाई। सिंपल सवाल है। कह रहा फाइंड द फंड्स कलेक्टेड बाय ईच स्कूल सेपरेटली बाय सेलिंग द अबव आर्टिकल्स एंड आल्सो फाइंड द टोटल फंड कलेक्टेड फॉर द पर्पस। कह रहा हर स्कूल ने कितना फंड कलेक्ट करा और टोटल फंड कितना हुआ। अच्छा एक बात है, 9th क्लास का बच्चा नहीं कर देगा इस क्वेश्चन को। 9th क्लास का बच्चा सोचेगा स्कूल ए ने 40 हैंड फैन बेचे, 50 मैट बेची, 20 प्लेट बेची, और हर एक का प्राइस दिया हुआ है। हैंड फैन बेचे गए 25 रुपए के हिसाब से, मैट बेचे गए 100 रुपए के हिसाब से, और प्लेट्स बेची गई 50 रुपए के हिसाब से। देख लो ऊपर लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई करेगा 40 इंटू में 25, 50 इंटू में 100 और 20 इंटू में 50, टोटल फंड निकाल लेगा स्कूल ए का। तो ये बात 9th क्लास के बच्चों को नहीं, आपको भी पता है कि एक्चुअली में कौन सी चीजें किन से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। कनिका, कौन सी चीजें किन से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, क्लियर है सर। स्कूल ए का टोटल फंड अगर कैलकुलेट करना है तो वो देखना पड़ेगा कितने हैंड फैन बेचे, कितने रुपए के हिसाब से बेचे। 40 इंटू में कितना करोगे 25। स्कूल बी का फंड, स्कूल ए का और फंड कैसे आएगा, 50 इंटू में 100 और 20 इंटू में 50। अच्छा स्कूल बी का पता फंड कैसे आएगा, 25 हैंड फैन बेचे कितने रुपए के हिसाब से, 25 के हिसाब से, तो 25 इंटू 25 प्लस में 40 इंटू 100 प्लस में 50 इंटू 30। मतलब कुल मिला के मुझे समझ में आ रहा है कि वो तीनों नंबर ना बार बार इनसे मल्टीप्लाई होंगे, इससे मल्टीप्लाई होंगे तीनों नंबर, या ऐसे मल्टीप्लाई होंगे, ऐसे मल्टीप्लाई होने चाहिए। अब इसको तुम्हें ध्यान से सुनना है कि तुम लोगों को पता है कि मेरे को एक नंबर ऑफ आर्टिकल की बनानी पड़ेगी मैट्रिसेस, और एक मुझे किसकी बनानी पड़ेगी बोलो, सेलिंग प्राइस की। तो नंबर ऑफ आर्टिकल की तुम्हारी वैसे दी हुई है, मान लो 40, 50, 20, 25, दिमाग लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में, 40, 30 और ये आ जाएगा 35, 50 और 40। और आर्टिकल्स कितने रुपए के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। अब देखो ये कितने बाय कितने की है। अब तुम्हें ये जो बनानी है ना, क्योंकि इसमें 3 ही नंबर्स हैं। अब या तो इसको, अगर तुम इसको 1/3 बनाओगे, वैसे बना सकते हो 1/3 भी कनिका, क्योंकि अगर 1/3 बनाओगे तो फिर तुम इसको पहले रख देना, उसको बाद में रखना। नहीं समझे मेरी बात को। जैसे आपने बनाया इसको 1/3, 1/3, और क्या लिखा बोलो आप लोगों ने, यहां पर आप लोगों ने लिखा 25, यहां पर क्या लिखा बोले 100, और यहां पर क्या लिखा 50। अब तुम लोगों ने क्या करा कि ये जो पहले वाली मैट्रिक्स है इसको पहले लिखा, लेकिन अब लिखना इसको पहले पड़ेगा। अब लिखना इसको पहले इसलिए पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अगर तुमने उसको पहले लिखा तो मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं पाएगा। समझो समझो, मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को चाहिए था कि मेरे जो ये प्राइस है ना 25 40 से हो जाए, 100 50 से हो जाए, 50 इससे हो जाए। अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है तो आप समझते हैं कि ये मैट्रिक्स 1/3 की है और ये वाली मैट्रिक्स है, तो मल्टीप्लिकेशन तभी हो सकता है जब इसका पीछे वाला नंबर इसके आगे वाले नंबर के बराबर। तुम सोचो इसको पहले रख दो और उसको बाद में रखो, क्या मल्टीप्लाई हो पाएगी, हो ही नहीं पाएगी। फिर एक तरीके से हो सकती है कि तुम इसको 3/1 बनाओ, इसको 3/, तब तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। नहीं यार बस मतलब उसको ऐसे लगाओ 25 100 50, तब हो सकता है। नहीं आया ना, तब भी हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। तो आपको बस ध्यान रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो जरूर फॉलो हो रही है। तो अब तुम मुझे बताओ कि अगर इसको 1/3 इसको 3/3 में लगाया तो ये दोनों नंबर बराबर हो गए। अब आंसर बताओ कितने ऑर्डर का आएगा, 1/3 का, मतलब कि एक रो आएगी और 3 कॉलम आएंगे भाई। तो मुझे सभी बच्चे बताओ जो पहला वाला एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा। जो पहला वाला, यहां लिख दूं बच्चों, यहां लिख दूं ऐसे करके, जो पहला वाला आएगा वो क्या आएगा, 25 इंटू 40 क्या आएगा, 25 इंटू प्लस में कितना आएगा 100 इंटू 50 प्लस में कितना आएगा 50 इंटू 20। ये सिर्फ पहला एलिमेंट आएगा। कौन सा एलिमेंट आएगा, पहला। दूसरा वाला एलिमेंट ऐसे ही आएगा, बताओ कितना, कर दूं सीधा, 625 प्लस में और प्लस में 1500। नहीं आ रहा यार समझ में, और यही तो करना था।
ये प्राइजेस हैं, ये स्कूल के कलेक्शन, वो नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड है। तो 40 वाला मल्टीप्लाई 25 से होना चाहिए था, 50 वाला। बस ये देख लेना, तुम सही मल्टीप्लाई करते हो, दिखा रहे यहाँ पर। नहीं आया ना समझ में? तो बताओ कितना आया। अभी इसको मैं और साइड में कर देता हूं। कहां पर? अच्छा, ये 4000 आएगा। और लास्ट वाला बताओ कैसा आएगा? 25 इंटू में 35 करो, कितना आएगा? 25 इंटू 35 कितना? 875 प्लस में 5000 प्लस में 2000। बताना बच्चों कितना हो जाएगा? 8000। ये पूरा टोटल बता रहे हो कितना आ रहा है? 5000, 1000, 6000 और 6000 और 2000, 8000। ये वाला 5 और 1 6 और ये हाँ एक ही बन रहा है, 7000 आएगा। ये वाला बताओ कितना आ रहा है? 6125। और ये वाला ठीक है, ठीक है। तो ये किसका कलेक्शन है बताओगे? ये किसका कलेक्शन है? पहले वाला स्कूल ए का, ये वाला और ये वाला खत्म है। आर्यन, तो स्कूल ए का कलेक्शन, स्कूल बी का कलेक्शन, स्कूल सी का कलेक्शन। कोई दिक्कत है कि नहीं? सिंपल है ना। मैं कह रहा हूं वर्ड प्रॉब्लम मैंने, देखो भाई कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, तुम्हें बस सिचुएशन को ध्यान से बनाना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, और कुछ भी नहीं आता इसके अंदर। ये वाला क्वेश्चन भी देख लो, अच्छा क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आया हुआ है, मैंने पहले भी करवाया वाला, ये नहीं करवाया? ये वाला पार्लियामेंट इलेक्शन वाला, टेलीफोन कॉल्स वगैरह बुक में है ना, एग्जाम्पल है शायद ये। अब चलो देख लेते हैं। वैसे ही कह रहा है कि एक पार्लियामेंट इलेक्शन में ना एक पॉलिटिकल पार्टी हायर्ड अ पब्लिक रिलेशंस फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट्स इन 3 वेज। मतलब अपने कैंडिडेट्स को प्रमोट करने के लिए, आजकल चल रहा है ना, इलेक्शन भी चल रहे हैं, बारात मिल रही है, पता है आप लोगों को, और कई सारे सामान मिल रहे हैं। केजरीवाल ने 2100 रुपये भी कर दिए हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजें हो रही है, फॉर्म भरवाया जा रहा है ना। तो अभी तुम देखना, सुनो। तो एक पार्लियामेंट इलेक्शन में एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कर रही है कि अपने कैंडिडेट्स को प्रमोट कराने के लिए 3 चीजों का इस्तेमाल कर रही है, टेलीफोन कॉल्स, हाउस कॉल्स और लेटर्स का। ठीक है, 3 चीजें, टेलीफोन, हाउस कॉल्स और लेटर्स। द कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट इन पैसे इज गिवन इन ए टेबल। जो कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट आती है, टेलीफोन से कॉल करते हो तो 140 पैसे की वो आती है, पैसे निकाल लेंगे, रुपए अपने आप आ जाएगा। हाउस कॉल करने में 200 पैसे खर्च होते हैं और लेटर्स भेजने में 150 पैसे खर्च होते हैं। ठीक है, अब कहते हैं नंबर ऑफ द कॉन्टेक्ट ऑफ ईच टाइप मेड इन द 2 सिटीज एक्स एंड वाई इज गिवन इन द बी टेबल। जो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट हमने करे सिटी एक्स में और सिटी वाई में, वो आपको बता देंगे। सिटी एक्स में कितने टेलीफोन कॉल्स करी गई हैं? 1000, और हाउस कॉल्स करी गई 500, लेटर्स भेजे गए 5000। सिटी वाई में भी कुछ ऐसे ही भेजा गया। सिंपल डाटा यार। कह रहा फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द पार्टी इन द 2 सिटीज। 2 सिटीज में टोटल कितना पैसा खर्च करा इन पार्टीज ने। तो मुझे तुम बताओ, 1000 टेलीफोन कॉल्स करी है, कितने रुपए के हिसाब से खर्च कर रही है पैसे टेलीफोन कॉल पे? 140। तो 1000 इंटू 140 होना चाहिए। अरे नहीं आया समझ में? 1000 इंटू कितना होना चाहिए? 140, क्योंकि सिटी एक्स का खर्चा निकाल रहे हैं हम। 500 हाउस कॉल्स करिए सिटी एक्स में 200 पैसे के हिसाब से, तो 500 इंटू 200 होना चाहिए और 5000 इंटू 150 होना चाहिए। जब सम करोगे तो आ जाएगा टोटल सिटी एक्स में कितना खर्चा करा इस पार्टी ने। नहीं आया ना समझ में? मींस दीज नंबर्स गेट्स मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर। तो इसकी रो ले लो, उसका कॉलम मल्टीप्लाई करना है, तो भैया पहले रख लो इसको बी वाली को, पहले रख लो बी वाली को 1000, 500, 5000 ये सिटी एक्स की डाटा है, ये सिटी वाई का है, और ये तुम्हारा है 140, 200 और 150। मल्टीप्लाई करते वक्त एक चीज का ध्यान रखना है, 2/2 है, लेकिन गड़बड़ नहीं, मैंने गलत लिख दिया, ये 2/3 है ना, 2/3 है, और ये 2/3 है, तो ये 3/2 है, 3/1 है। आंसर बोलो कितने का आएगा? आंसर बोलो 2/1, 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम। चलो बताओ पहला वाला क्या आएगा? पहली रो इंटू दिस कॉलम, बोलो कितना? 1000 इंटू में ये, तो बोलो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 प्लस में, तो 2 इंटू में 5 हो जाएगा हमारा 10, और पीछे 4 जीरो और लग जाएंगे, प्लस में ये 10,000 हो गया, ये 1,40,000 हो गया, और 5000 इंटू में ये कर दोगे तो कितना आ जाएगा? कर लिया, 15 पंजे 75, और पीछे 4 जीरो आ जाएंगे, 7,50,000।
कोई दिक्कत है? अरे यही तो खर्चा हुआ, 1000 टेलीफोन कॉल इतने रेट से, 500 हाउस कॉल्स इतने रेट से, 5000 लेटर्स इतने रेट से, जोड़ लो 140 और 1 लाख कितना हो गया? 240 और 240 और 7,50,000, 990 हो रहा होगा, 990 ना? तो कितना आ रहा है? 9,90,000। चिंता मत करिए, ये पैसे हैं। तो रुपए कितने खर्च करे इन्होंने? 100 और कम कर दो, 9900 रुपए। करीब पार्टी है बहुत ज्यादा। 9900 रुपए टोटल खर्च करे सिटी एक्स के अंदर, पूरी सिटी में सिर्फ इतने ही रुपए खर्च करें। क्लियर हो गया? ऐसी सिटी वाई का खर्चा भी निकाल सकते हो आप लोग, नहीं निकाल पा रहे? हर्ज मुश्किल लग रहा है यार? वर्ड प्रॉब्लम देखो, मैं कितनी मर्जी तुम्हें करा लूं, चीजें ऐसी ही एडजस्टमेंट में जानी है, तो कर लोगे? अब आप लोग ही बताओ मुझे, पक्का? जितने क्वेश्चंस बनाओगे आपकी प्रैक्टिस उतनी बढ़ती जाएगी। आप लोग ट्राई कर सकते हैं अगर करना चाहें, या मैं आगे कराना शुरू करूं? आगे कराऊं? ठीक है, अब सुनो भाई, मेरी तरफ से तो वर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी ही हैं, आप लोग थोड़ा और ट्राई करिएगा। किसी भी बच्चे को किसी वर्ड प्रॉब्लम में डाउट आता है ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, इसमें दिए हुए क्वेश्चंस आप इससे ट्राई करिए, एनसीईआरटी वाला ट्राई करिए। मेरे को जो मिले थे नए मैंने डाल दिए थे इसके अंदर, तो आप लोग बुकलेट से कर लीजिएगा, वर्ड प्रॉब्लम इनफ रहेगा। किसी से कोई क्वेश्चन ना बने तो ग्रुप में फोटो भेज देना उसकी, कोई बच्चा सॉल्व करके भेज देगा या मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। क्लियर है? चलिए, अब मेरी तरफ से भैया मैट्रिसेस आप लोगों का तैयार हो जाना चाहिए। मैट्रिसेस में कुछ अलग से उटपटांग चीजें कभी नहीं आती, जैसा आपको कराया ऐसा ही आता है। क्लियर हो रहा है? एलपीपी हमारा खत्म हो चुका है ऑलरेडी, 3D हम लोगों ने अच्छे से खत्म कर लिया है विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इमेज वगैरह सब कुछ कर लिया हमने। और मैट्रिसेस के अंदर भी बच्चों जो हमें करना था एनसीईआरटी से, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी से ही करना होता है। डिटर्मिनेंट में आप जानते हैं कि एनसीईआरटी से बाहर आता है, जो आपके स्कूल में बार बार एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, उसमें बोलते हैं ए इनवर्स इस्तेमाल करो, प्रोडक्ट इस्तेमाल करो। तो उसके मैंने बुकलेट में क्वेश्चन डाले हुए थे, और मैंने आपको ड्यूरिंग द क्लास भी वो 5 क्वेश्चन अलग से करवाए थे। और वो उन 5 के अलावा आपने पूरे साल करे होंगे पेपर, तो उन 5 से हटके कोई क्वेश्चन स्कूल में नहीं आया होगा, क्योंकि वही है लास्ट बस जो आता है। और एक प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया। तो डिटर्मिनेंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी से बाहर जाके। चलिए, लेकिन वापस आते हैं। तो डिटर्मिनेंट के अंदर मैं तुम लोगों को इस 20 मिनट के अंदर मोटे मोटे तौर पे सब बता दूंगा। हाँ बोलो, किसका दिखाओ? कौन सा? ये तो है ही नहीं, ये तो पीएमआई है। कहाँ है? ये तो है ही नहीं। देखो पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ये अपना ना वो है पीएमआई है, ये मैथमेटिकल इंडक्शन है। मैथमेटिकल इंडक्शन आप लोगों ने 11th क्लास में नहीं पढ़ा, चैप्टर था चैप्टर नंबर 4। सुनो मेरी पूरी बात, चैप्टर नंबर 4 था मैथमेटिकल इंडक्शन, वो सिलेबस से काटा गया, और ये उसी चैप्टर का क्वेश्चन है मैथमेटिकल इंडक्शन का, मैट्रिक्स से रिलेट कराया गया। तो ये तो है ही नहीं सिलेबस में। अब देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये जो तुम लोगों की नई बुक है उसमें देखना ही शुरू के 3 क्वेश्चन दिए हुए ये वाले ऐसे, अगर ये दिए हुए तो मैथमेटिकल इंडक्शन है, अदरवाइज एग्जाम्पल गलती से छप गया, बस दिखाना एक बार नई वाली बुक। नहीं है? देखो जिन बच्चों की पुरानी बुक है ना, जिन बच्चों की पुरानी बुक है उनके शुरू के ना 3 क्वेश्चन आप लोगों को दिखेंगे। 3 क्वेश्चन, ये तीनों मैथमेटिकल इंडक्शन के हैं, ए की पावर एन करके सॉल्व करना होता है इसके अंदर। तो वो काट दिए इन्होंने, खुद ही काट दिए, नई वाली बुक में नहीं दिया हुआ। गलती से अगर एग्जाम्पल दिया हुआ है ना नई बुक में, तो वो बाय मिस्टेक है, वहां पर किसी भी कीमत पे नहीं आ सकता मैथमेटिकल इंडक्शन, क्योंकि 11th में भाई तुम्हारे एग्जाम में स्कूल वाले बिना वो देखे बनाते हैं, सीबीएसई गाइडलाइन। एग्जाम वालों से ये पूछो तुम टीचर से कि भैया मैथमेटिकल इंडक्शन कभी हमें समझाया आज तक? तुम कैसे करोगे? मैथमेटिकल इंडक्शन जब 11th क्लास में ही एक टॉपिक था भैया, चैप्टर था 11th क्लास में एक, लेकिन वो हम लोगों ने पढ़ा है, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि वो लगभग कटे हुए हुए 4 साल 5 साल पहले भी पढ़ाते थे बच्चों को, लेकिन वो फिर बाद में सिलेबस से हटा दिया इन्होंने, उड़ा दिया चैप्टर को। जब चैप्टर ही उड़ा दिया तो उसका कोई कंसेप्ट नहीं बन सकता, इसलिए 12th क्लास में भी इन्होंने मिसलिनियस की जितने भी क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन के थे वो सारे काट दिए। गलती से एक क्वेश्चन छोड़ दिया इसका एग्जाम्पल के अंदर। अगर एग्जाम्पल में तुम कह रहे हो दिया हुआ नहीं बुक में, नहीं आएगा भाई। स्कूल टीचर तो भैया वो पेपर बनाते तो वो जिम्मेदारी समझते ही नहीं है अपनी, उनको कोई जवाब दे ही नहीं होती। कोई ढंगा बैठ के वहां पर जो स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, बैठ के बोले ना कि क्वेश्चन क्यों डाला तुमने जब सिलेबस में नहीं है, तो उनको पता लग जाए, लेकिन वो करते नहीं है। मैं किस लिए करूंगा? चलो सुनो, नहीं आएगा, ये बिल्कुल नहीं आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, आई तो फीस वापस पूरी, आ जाओ। डिटर्मिनेंट सुनो, हाँ हाँ रिकॉर्ड कर लेना वीडियो को। अब सुनो, मैं तुम्हारे बलबूते पे केस लड़ूंगा कैट के अंदर इस चीज का कि ये क्वेश्चन क्यों दिया गया बच्चों को, अगर ऐसा कुछ हुआ तो।
ठीक है, तो सुनो, अब सुनो डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट मुझे तुम ये बताओ, पहली बात, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक नंबर होता है जो डिटर्मिनेंट कहा जाता है। अब जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास एक ए मैट्रिक्स है 5 1 3 4, इसका डिटर्मिनेंट निकालने को बोला, 2x2 की मैट्रिक्स है। एक चीज ध्यान रखना, हमेशा डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। तो अगर तुम इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो बोलो कितना आएगा। पहले डिटर्मिनेंट को ऐसे लिखते हैं कि हम इनको ऐसे लिखते हैं 5 1 3 4। ढंग से देख लेना, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूं तुम लोग डिटर्मिनेंट भी गलत सॉल्व करते हो, ये पता लग गया मुझे 3D के अंदर। तो यहां पर इसका कितना आएगा, दिस इंटू दिस करोगे, माइनस में दिस इंटू दिस करोगे, तो बोलो कितना आएगा, 20 माइनस 3 17 आएगा। ये तो 2x2 का है। अगर मान लो 3x3 का आया, 3x3 का आया ऐसे करके, तो 3x3 के में क्या करना होता है, 3x3 के में ऐसे करना होता है कि बीच का नंबर लिखा, ये पहला वाला लिखा, पहली रो से कराऊंगा, पहली रो से कराऊंगा, 2 को रखा, इसकी रो भूल जाओ, इसका कॉलम भूल जाओ, बचेंगे 4 एलिमेंट, उन 4 एलिमेंट का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है बस। फिर दूसरा वाला नंबर हमेशा माइनस में रखना है, ये वाला नंबर हमेशा माइनस में रखना है, दूसरा वाला। फिर क्या करना है, इसका रो भूल जाओ, इसका कॉलम भूल जाओ, 4 एलिमेंट बनाओ, बोलो 5 6 3 माइनस 7, फिर अगला वाला फिर प्लस में रखना है, और फिर इसका रो और कॉलम भूल जाओ तो बचेगा, बोलो क्या, 5 0 3 और 2। समझ ही नहीं आ रहा है सर क्या बोल गए, सही है यार। इसको रखो, रो गया कॉलम गया, बचे हुए 4, इसको रखो माइनस में, ये गया बचे हुए 4, इसको रखा, ये गया बचे हुए 4। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं है, 2 को रखा, दिस इंटू दिस 0, माइनस में 12, ये आ गया माइनस का 35 माइनस 18, ये रखा, बोलो कितना आ गया। अब सॉल्व कर लेना यार, है ना, नहीं यार बात समझ में। अब तो क्या है ना, मैं थोड़ा याद दिला रहा हूं चीजों को, तो तुम लोग मुझे बताओ सॉल्विंग डिटरमिनेंट क्लियर है कि नहीं। अब डिटरमिनेंट के अंदर मैं आप लोगों को बता दूं, जो तुम्हें चीजें याद करनी है वापस से, वो है माइनर्स, कोफैक्टर्स, एडजॉइंट और इनवर्स। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना चाहे 2x2 का हो चाहे 3x3 का हो जाएगा। प्रॉपर्टीज नहीं कराऊंगा, प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और सॉल्विंग यूनिट इक्वेशन भी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है, हो जाएगा आराम से। तो तुम मुझे बताओ डिटरमिनेंट सबको आ गया, माइनर क्या होता है और कोफैक्टर्स क्या होता है, जल्दी से देख लीजिए भाई, गलती मत करिएगा। माइनर कोफैक्टर में आप लोगों को बता दो, किसी भी मैट्रिक्स का मैंने एक मैट्रिक्स दे दी 2 4 5 6, इस हर एक एलिमेंट की पोजीशन को किसी नाम से बुलाते हो, A11 A12 A21 A22 बोलते हो ना। तो हर एक पोजीशन का अपना एक माइनर होता है, जैसे M11 पहली पोजीशन का माइनर, दूसरी पोजीशन का माइनर, 21 पोजीशन का माइनर और 22 पोजीशन का माइनर। हर पोजीशन का बोलो अपना क्या होता है, माइनर। ऐसे ही उस हर पोजीशन का अपना बोलो क्या होता है, कोफैक्टर। कोफैक्टर इज डिनोटेड बाय कैपिटल A, कैपिटल A, डोंट बी कंफ्यूज विद द स्मॉल a। अगर मैं स्मॉल A11 बोलूं तो वो 2 है, A11 स्मॉल में लिखूं तो वो, इधर भाई हर्ष ध्यान सुन ले, स्मॉल में लिख रहा हूं वो एलिमेंट है, और अगर मैं कैपिटल में लिख रहा हूं कोफैक्टर है, तो ये कोफैक्टर है, ये बोलो क्या है, माइनर है। क्या होते हैं माइनर कोफैक्टर, कैसे निकलते हैं, जल्दी से फटाफट समझिए। जैसे कि मेरे को पहले वाली पोजीशन का माइनर निकालना है, तो इसकी रो भूलो कॉलम भूलो, रो और कॉलम जो बच जाए वही आंसर है 6। इसका रो भूलो, देखो इसका मैं निकाल रहा हूं माइनर, तो इसकी रो भूलो कॉलम भूलो 5, इसका माइनर निकालूंगा तो 4, इसका निकालूंगा तो इसका रो गया कॉलम गया 2। किसको नहीं आया समझ में, बता जल्दी से, नहीं आया आनंद, पक्का आ गया ना। अच्छा कोफैक्टर कैसे निकलते हैं भाई, कोफैक्टर में पहले तो डायरेक्ट याद करो करना क्या होता है, तुम बस देखा करो I और J का सम, मतलब जो दोनों का सम है, अगर वो इवन है, अगर वो क्या है, तो जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा। लेकिन अगर उन दोनों का सम ऑड है, I और J का सम ऑड है, तो जितना भी आंसर उसको माइनस टाइम्स कर दो। अगर 5 है तो -5 कर दो, और -5 है तो +5 कर दो, चेंज कर दो सही। तो मुझे बताओ 1 और 1 का सम बोलो क्या है, इवन 2 आएगा ना, तो 6 आ जाएगा। इन दोनों का सम ऑड है तो -5 हो जाएगा, इन दोनों का सम ऑड है तो -4 हो जाएगा, तो हो जाएगा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन याद करो, क्योंकि ये पेपर में पूछ लिया गया है, हाउ कोफैक्टर इज रिलेटेड टू माइनर। असर्शन रीजन में पूछ लेगा, तुम कहोगे ऐसा नहीं पढ़ा हमने, इंपॉर्टेंट है। कोफैक्टर्स जो रिलेट होते हैं माइनर से, वो इस फॉर्मूले से रिलेट होते हैं, -1 की पावर I + J। जैसे कि तुम्हारा I + J सोचो इवन है, सोचो दिमाग लगाओ, I + J बोलो क्या है, इवन। जैसे मान लो तुम्हारा A11 है, A11 है, तो A11 क्या आएगा, ध्यान से देखो, -1 की पावर 1 + 1, 1 + 1 बोलो कितना 2, और -1 का पावर 2 कितना हो जाएगा, मतलब -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1।
और बोलो कितना आ जाएगा, वो तो हो गया पूरा 1 और ये हो गया m। i और j 1 1 है तो a11 किसके बराबर आता है, m11 के। लेकिन जब तुम a12 कैलकुलेट करोगे तो -1 की पावर आएगा 1 + 2 यानी 3, और -1 की पावर 3 बोलो क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो ये माइनस का साइन आएगा। और m तो वही है बच्चों 1 2, क्योंकि ये 1 2 तो ये भी 1 2, बस या तो वो 1 2 के बराबर ही आ जाएगा मतलब, या माइनस टाइम्स आएगा, डिपेंडिंग की पावर दोनों का सम मिला के इवन बना तो माइनस वाला जो साइन है वो प्लस हो जाएगा, और ऑड बना तो माइनस वाला साइन माइनस ही रह जाएगा। तो ऐसे सूरत हाल में या तो कोफैक्टर माइनर के बिल्कुल बराबर आते हैं, या कोफैक्टर माइनर से माइनस टाइम्स आते हैं। तो ये रिलेशन याद रखिए, असर्शन रीजन में इसका इस्तेमाल कर सकता है वो, कि इक्वेशन स्टेटमेंट देके आपसे बोल सकता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है भाई, तो मेरे को लगता है कि माइनर कोफैक्टर 2x2 की मैट्रिक्स समझ में आ गया। अब कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स पिक कर लो जल्दी से, 3 2 1 5 3 2 1 0 6। चलो बताओ, ये मेरे पास माइनर्स हैं, हर पोजीशन का माइनर निकलेगा, हर पोजीशन का, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। चलिए जल्दी बताइएगा मुझे, बताओ पहला वाला कैसे निकलेगा? तो पहले वाला निकलेगा ये गया ये गया, अरे m1 है ना, ये गया ये गया, तो जो बचे हुए 4 होते हैं उनका डिटरमिनेंट सॉल्व करना होता है बस। 3 2 0 6 एक बार करके दिखाऊंगा बस। तो जो इसका गया, बचे हुए 4 का डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। 6 3 18 -0, तो 18 इसका माइनर आ गया। सेम ऐसे ही m12 निकालो जल्दी से, m12 बोलो क्या आएगा, ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा, बचेंगे 4 दिख रहे हैं आप लोगों को कौन से, अरे ये गया ये गया, तो 6 पंजे 30 आएगा, माइनस में 2 आएगा तो 28। अब इतनी आदत बनाइए कि आप लोग कर सके इसको डायरेक्ट, ये वाले के साथ ये जाएगा 0 -3 तो -3 आएगा बच्चों, ये वाला जाएगा तो 6 दूनी 12 -0 12 आएगा। 2 2 वाले में ये जाएगा तो 6 3 18 -1 17 आएगा। ये वाले में ये जाएगा 0 -2 आएगा भाई, ये जाएगा 4 माइनस में 3 बच्चों 1 आएगा, ये वाला यूं जाएगा 6 माइनस में 5 1 आएगा, ये वाला जाएगा तो 9 माइनस में 10 -1 आएगा। नहीं आया। अब आपको पता है कि मुझे माइनस तो ये मिल चुके हैं, मेरे कोफैक्टर्स बोलो क्या आएंगे, तो आपको पता है कब कब साइन चेंज करना है और कब कब साइन चेंज, बताओ। पहले वाले में साइन चेंज होएगा, आई और जे का सम इवन है यार, नहीं होएगा चेंज, तो 18 है तो, लेकिन 1 2 का सम चेंज होएगा सर -28, फिर नहीं होगा चेंज, साइन चेंज नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, एक बार सम इवन बनता है फिर ऑड बनता है, फिर इवन फिर ऑड, ऐसे चलता रहता है। तो यहां पर चेंज नहीं हुआ, फिर बाद में चेंज हो रहा है, फिर देखो सम इवन है नहीं होएगा, फिर चेंज होएगा, फिर नहीं होएगा, फिर होगा, फिर नहीं होगा। आगे को वेक्टर्स भी नहीं आ रहा समझ में। मैं आपको बताऊं कुल मिला के ये वो 4 पोजीशंस होती हैं, ये वो 4 पोजीशंस होती है जिनका साइन चेंज होता है। क्लियर हो रहा है? A12 A21 A23 A32, इन्हीं पे सम ऑड बन रहा होता है। नहीं आ रहा ना? पक्का क्लियर है? ठीक है। अब सुनो, तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को कोफैक्टर भी समझ में आ जाता है। ये बस याद दिला रहा हूं, मुझे पता है तुम लोगों को कि ये को आता होगा ये सब कुछ, लेकिन बस याद दिला रहा हूं आप लोगों को। रिवीजन का मतलब ये होता है कि हम लोग आसान से आसान भी करेंगे और जो मुश्किल से मुश्किल जा सकता था उसको भी डिस्कस किया जाएगा, तभी रिवीजन अच्छी होती है। नहीं तो आप लोगों को अभी ये आता है, हम छोड़ते हुए चलें तो फिर इंटीग्रेशन में भी छोड़ना पड़ेगा, फिर चलो नहीं करते, पार्शियल फ्रैक्शन आता ही होगा, फिर वो वहां तो नहीं आता सर। तो इसलिए सब कुछ करना जरूरी है कि हम एक ही रिदम पकड़ के रखें हर चैप्टर के लिए, चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो। ठीक है, सो आइए गाइस, तो ये माइनस आगे, कोफैक्टर्स आ गए। इसी क्वेश्चन में तुम लोगों को उसने बोल दिया कि मुझे इसका ए इनवर्स निकाल के बताओ। अर्चित, ए इनवर्स निकाल के बताओ। तो मैं ए इनवर्स कैसे निकालूंगा? तो ए इनवर्स का फॉर्मूला सब बच्चे याद करें कि जो ए इनवर्स होता है, जो ए इनवर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 में ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट भी तुम लोगों ने नहीं सीखा, तो पहले एडजॉइंट कैसे निकलेगा आज ये। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता है जो तुम्हारी कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स है, कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स है, मतलब कौन बोलो, 18 -28 और -3 -12 17 और 2 1 -1 और -1, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज ध्यान रखना। जो कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करना होता है। तो कोफैक्टर से बना दी मैट्रिक्स, उसका ट्रांसपोज करो तो 18 -28 -3 -12 17 2 1 -1 दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। आ गया भाई, क्या ही मुश्किल है इसके अंदर। एक चीज जहां गलती होगी आप लोगों से ध्यान रखिएगा, ना करना पेपर में गलती, बच्चे गलती से सीधा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को बनाकर रख देते हैं, ट्रांसपोज करना भूल जाते हैं। कभी कभी दूसरी गलती क्या होती है कि वो इसको ऐसे नोट कर देते हैं, 18 -28 -3, वो सीधा ही ये वाली नोट कर देते हैं।
तो थोड़ा ध्यान रखना है कि जो अपनी पोजीशन पे उसको अपनी पोजीशन में डालो, A12 अपनी पोजीशन पे, A13 अपनी पोजीशन पे, उसके बाद ट्रांसपोज करो, क्योंकि कॉमन मिस्टेक्स हैं, हम लोग टेस्ट चेक करते हैं तो हमें पता लगता है बच्चे की गलतियां करते हैं, तो आप लोग नहीं करें, ध्यान रखें इस चीज से। तो आगे एडजॉइंट भी। अब बताओ इनवर्स कैसे आएगा? तो इनवर्स आएगा बच्चों 1 बाय में A डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ A। बताओ तो A डिटरमिनेंट कितना आएगा, तो निकालना पड़ेगा। तो वैसे निकालता हूं अभी तो फिलहाल में 3 गुना में कितना आएगा बोलो, ये जाएगा ये जाएगा, तो 18 माइनस में 0, अगला नंबर माइनस का लूंगा, आप लोग जानते हैं ये जाएगा ये जाएगा, 30 माइनस में 2, अगला नंबर में 1 लूंगा और ये जाएगा जाएगा, 0 माइनस में 3, विच विल गिव्स यू 54, और ये 28 आएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा 56, और आएगा माइनस का 3, तो माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5, तो ये आ गया बच्चों माइनस का 5। अब बताओ क्या आएगा, जस्ट मल्टीप्लाइड बाय -5, तो वैसे छोड़ सकते हो, यहां पर छोड़ सकते हो आप लोग इसको वैसे यहां पर, लेकिन अगर करना चाहते हो तो माइनस का 18/5, 12/5, माइनस का 1/5 आप लोग ऐसे लिखेंगे। तो मुझे सभी बच्चे बताओ इनवर्स निकालना आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया? पक्का सोच लो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन का अगर इनवर्स निकालना था, इस वाले क्वेश्चन का इनवर्स, तो कैसे निकलेगा बोलो? बोलो एडजॉइंट कितना आएगा? 6 -5 -4 और 2 का ट्रांसपोज, विच विल बी 6 -5 -4 एंड 2। अब इसका जो डिटर्मिनेंट है A डिटर्मिनेंट, वो कैसे निकलेगा? सो 6 पंजे 12 माइनस में 20 -8, तो जो आपका A इनवर्स आ जाएगा माइनस का 1/8 टाइम्स ऑफ 6 -4 -2 कर देंगे भाई। तो मुझे तुम बताओ जल्दी से, मैं जो बेसिक्स आप लोगों को सिखाना चाह रहा था वापस से कि याद आ जाए तुम लोगों को। सो डिटरमिनेंट, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्लियर है? और चीज सुनिए, देखिए जब आप किसी भी मैट्रिसेस का, ये बहुत जरूरी चीज है, ढंग से सुनिएगा, किसी भी मैट्रिसेस के तुमने क्या निकालनी है बच्चों, हम पीछे वाली ही मैट्रिक्स पिक करते हैं, 3 2 1 5 2 3, इसको कर लेते हैं कॉपी दोबारा से, इसी से सीखते रहते हैं चीजों को। आ जाओ, क्लास मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में ये 1 मार्क में कई बार पूछ ली गई है। देखिए आप लोगों को मैं डिटरमिनेंट जब निकालना सिखाता हूं, तो मैं तुम लोगों को डिटरमिनेंट कौन सी रो से निकालना सिखाता हूं? फर्स्ट रो से। किसे सिखाता हूं? फर्स्ट रो से, कि भाई इसको प्लस में लो, फिर बाकी सब देख लो, फिर माइनस में लो, उसको हटा के बाकी डिटरमिनेंट, फिर इसको प्लस में लो, करता हूं ना। लेकिन एक्चुअली में डिटरमिनेंट हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से निकाल सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम से, जिससे हमारी इच्छा हो। वो कैसे? जैसे कि मान लो मुझे सेकंड वाले से निकालना है, किससे निकालना है बोलो? तो सेकंड वाले में मैं क्या बोलूंगा डिटरमिनेंट निकालने का तरीका, कि मैं रखूंगा 5 को। किसको रखूंगा? 5 को। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो जो पोजीशंस माइनर्स में बाद में नेगेटिव बन जाती है ना, आपको बताऊं ये नेगेटिव में क्यों लेते हैं? देखो गोला घुमाया हुआ है, क्योंकि इस पोजीशन का I और J का सम बोलो क्या होता है? ऑड होता है। क्या होता है बोलो? तो यहां वाले को माइनस दिया, लेकिन इन दोनों को बोलो कैसा लिया? प्लस। कभी तुम्हारे को सेकंड वाले से कभी डिटरमिनेंट निकालना पड़े, सोचो निकालना पड़े वैसे, तो इसको माइनस में लोगे -5, और फिर ये रो और कॉलम हटाओगे और बाकी का कैलकुलेशन करोगे, 6 दूनी 12 माइनस में 0, वही आंसर आएगा। डिटरमिनेंट का चिंता मत करिए, डिटरमिनेंट का आंसर वही आएगा। बस मैं कहना चाह रहा हूं सेकंड से करोगे तो इसको माइनस में रखोगे, फिर इसको प्लस में रखोगे और इसको माइनस में, और बाकी सब सॉल्व करोगे जैसे करते हो। करके बताऊं कैसे? जब थर्ड से कर रहे हो तो इसको प्लस में रखोगे, इसको माइनस में, और इसको नहीं आ रहा समझ में। आंसर कितना आया था इसके डिटरमिनेंट का? भी तुमने पीछे देखा, इसके डिटरमिनेंट का -5 आ रहा था। तुम किसी से भी कर लो, चलो एक बार सेकंड से करके दिखा देता हूं। मैंने 5 को रखा, लेकिन किसमें रखा? माइनस में। क्यों रखा? क्योंकि मैंने बोला ये 4 पोजीशन हमेशा आपको किसमें रखनी होती है? माइनस में। तो ये माइनस में रखा, तो इसका रो गया, इसका कॉलम गया, 6 दूनी 12 -0। अगला वाला +3 रखूंगा प्लस में ही बच्चों, ये जाएगा ऐसे और ये जाएगा ऐसे, 6 दूनी 18 माइनस में 1। फिर मैंने कहा माइनस का 2 रखूंगा बच्चों, ये लास्ट वाला, ये जाएगा 0 -2 आएगा। बताओ कितना आया? माइनस का 60, 17 को 3 से करूंगा तो आएगा 51, और ये आएगा प्लस का 4। बोलो कितना आया? 55। ये आ गया -5। आ गया ना? सेम आंसर आएगा। यू कैन फाइंड द डिटरमिनेंट थ्रू एनी ऑफ द रो, एनी ऑफ द कॉलम। आप चाहो तो कॉलम से निकाल लो। अच्छा, इस कॉलम से निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 3 को प्लस में रखोगे, इसको 5 को माइनस में रखोगे, फिर इसको प्लस में रखोगे। नहीं आ रहा ना समझ में? हालांकि फर्स्ट से ही निकाल लेना यार, कोई टेंशन नहीं है।
बस ये तुम्हें पता होना जरूरी है। क्या पता असर्शन रीजन में लिख के बैठा है कि वी कैन फाइंड एलिमेंट थ्रू द फर्स्ट रो, वी कैन फाइंड एलिमेंट थ्रू द एनी रो और एनी कॉलम। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी रो या किसी भी कॉलम के जरिए एलिमेंट को निकाल सकते हैं, बस आदत हमने फर्स्ट रो से बना रखी है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताने जा रहा हूं, किसी भी मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट को अगर मैं किसी रो से निकालना चाहता हूं तो एक और तरीका है। अगर मान लो कि मुझे फर्स्ट रो से निकालना है तो कहता है कि एक अनदर वे सुन लीजिए। फर्स्ट रो के एलिमेंट मुझे बताओ कौन कौन होते हैं? A11, हाँ भाई ध्यान दो। दूसरा एलिमेंट बताओ फर्स्ट रो का, A12। तीसरा एलिमेंट बताओ आनंद। फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? A11, A12 और A13। कहते हैं कि जब किसी भी रो के एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई और जोड़ दिया जाए, फिर बस तो आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? मतलब कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से, साइन वाइन कुछ नहीं देखना, सीधा किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट डिटरमिनेंट के बराबर आ जाएगा। ये एक और तरीका है, वो तो सिखा दिया मैंने आप लोगों को। उसमें तो साइन ध्यान देना पड़ता है कि इसका माइनस देना है, उसका प्लस देना है, लेकिन इसमें कुछ नहीं करना। आपको किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स A11, A12, A13 को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकालो, आंसर आ जाएगा। करके देखना एक बार कितना आएगा, देखो जरा बोर्ड पे। तो आप लोग बोलोगे फर्स्ट का रो का बोलो कितना एलिमेंट है? 3। उसका कोफैक्टर कितना बोलो? 18। उसका एलिमेंट है 2, माइनस माइनस कुछ नहीं अपने आप आ जाएगा। उसका जो A12 है वो -28 है और एलिमेंट है 1, उसका कोफैक्टर है -3। बताओ कितना आएगा? 54, 56 -3, बोलो कितना आ गया? -5। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा सेकंड रो से निकालना हो, अगर सेकंड रो से डिटरमिनेंट निकालना हो, सेकंड रो के एलिमेंट्स बोलो सब बच्चे, सेकंड रो के एलिमेंट्स बोलो। A21, A22। अगर इनके एलिमेंट्स अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएं, इनके एलिमेंट्स अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाए, दे विल गिव यू द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। नहीं आई ना बात समझ में? अब बताओ तीसरे वाले से निकालना हो, थर्ड रो से निकालना हो, A31 को उसके A31 से, A32 को उसके A32 से, A33 को नहीं आया समझ में, थ्रू द कॉलम 1 निकालना हो, थ्रू कॉलम 1। बताओ कॉलम 1 के थ्रू आता है एग्जाम में ये। पहला कॉलम का एलिमेंट होता है A11, उसको करना है अपने A11 से। अगला होता है A21, तो उसको करना है अपने A21 से। फिर A31, उसको करना है A31 से। मींस इस मैट्रिसेस के डिटरमिनेंट निकालने के 6 तरीके हैं, 3 रो से और 3 कॉलम से। ऐसे मत निकाल देना डायगोनल से भी, ऐसे भी निकाल दूं, ऐसे नहीं, सिर्फ 3 रो या 3 कॉलम बस। तो या तो आपको एक मेथड पता लगा कि विद द हेल्प ऑफ द कोफैक्टर्स वी कैन फाइंड द डिटरमिनेंट, और या फिर कोफैक्टर की मदद नहीं चाहिए तो फिर तुम्हें तरीका मैं बता चुका हूं। तुम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में जाओ, बस ध्यान रखना साइन किसका प्लस में लेना और किसका। तो इन 4 पोजीशंस का साइन जिनका सम ऑड आता है ना, उनको बस माइनस में लेना होता है, बाकी सबको प्लस में लेना होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन चूज करनी है कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम, करना किसी एक से ही बस। नहीं आ रही बात समझ में? तो या तो वैसे करना या ऐसे भी कर सकते हो, या सेकंड ऑप्शन आप लोगों के पास। पक्का बताओ समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा? तो देखो मैट्रिसेस हम लोगों ने कवर अप कर लिया पूरा। डिटरमिनेंट आप लोगों को जितना बताया गया उसमें डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, माइनर कैसे निकलते हैं, कोफैक्टर्स कैसे निकलते हैं, कोफैक्टर माइनर में क्या माइनस का साइन चेंज होता है, एडजॉइंट कैसे निकलता है, इनवर्स कैसे निकलता है, सब याद आने लगा। कोफैक्टर्स के जरिए डिटरमिनेंट कैसे निकलता है वो याद आने लगा। पक्की बात है। एक आखिरी बात मैं आपको बता के फ्री करूंगा आज, कि जब भी तुम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हो, तुम्हारे पास एक ए मैट्रिक्स है, तुमने इसका फलाना ढिकाना प्रोसेस करके इनवर्स निकाला। क्या प्रोसेस करा बताओ? तुम लोगों ने माइनर्स निकाले, तुम लोगों ने कोफैक्टर्स निकाले, और तुम लोगों ने एडजॉइंट निकाला, तुम लोगों ने ए इनवर्स निकाला। बच्चों तो एक बात सुन लीजिए, कभी भी, या आप ट्राई कर लेना घर पे बैठ के, कि अगर कभी भी आप अपनी ए मैट्रिक्स को इस ए इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो हमेशा आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी बोलो? मींस जो इनवर्स मैट्रिक्स होती है ना, वो मैट्रिक्स ही ऐसी मैट्रिक्स होती है जिससे अगर मैं इसको गुना करूंगा तो मेरा रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। मतलब कि अगर 3x3 का क्वेश्चन चल रहा है ना, तो मेरा आंसर आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मेरा आंसर क्या आ जाएगा? अगर 2x2 का क्वेश्चन चल रहा है तो 1 0 0 1 ये आ जाएगा मैट्रिक्स। लेकिन एक बात याद रखना, इसको खत्म करूंगा भी यहां पर मैं, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट क्लास में यहीं से मेरे को शुरू भी कराना है, क्योंकि इसके बिना तो आप जानते हैं सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन नहीं होने वाला। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन में बहुत बड़ा रोल है इसका, और जितना बचा है ना मैं करवा दूंगा परसों आप लोगों को पक्का।
तो आप लोग मुझे बस ये बताओ कि क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रही है कि किसी मैट्रिक्स को उससे इनवर्स से गुना करके देखने पर हमेशा कौन सी मैट्रिक्स रिजल्ट में आती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गुरदीप नहीं आ रही बात समझ में? इसके लिए क्या कर सकते हो, घर पे जाके ट्राई करना, कोई मैट्रिक्स लेना, उसका इनवर्स निकालना एंड देन मल्टीप्लाई दैट ए मैट्रिक्स विद द इनवर्स मैट्रिक्स। यार वो भी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नाजिया बात समझ में आ रही है? इतना आप लोग पढ़ के जरूर आए, परसों की क्लास में सुन लीजिए, क्योंकि मुझे सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन पूरा कराना है, प्रॉपर्टीज करवानी है, मतलब कि परसों की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। दूसरी चीज, परसों आप लोग थोड़ा टाइम से आए, क्योंकि हमें पूरा करना है घंटे में, तो मैं थोड़ा बहुत तो 5-10 मिनट तो खींच लूंगा, चलो केमिस्ट्री वाले, लेकिन फिर भी टाइम लगेगा, तो उस दिन हम क्लास बिल्कुल शार्पली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 बजे मैं शुरू कर दूंगा, 5-1-2 मिनट पे शुरू कर दूंगा। मैथ्स की क्लास लेट शुरू नहीं होगी उस दिन, क्योंकि हमें खत्म करना है, क्योंकि एनुअल टेस्ट संडे का आप लोगों का, तो मैं चाहता हूं कि मैं दिन में एटलीस्ट पूरा करा के आपको तैयार करूं। समझ आ रहा है? तो उस दिन थोड़ा टाइम पे आना सब बच्चे, क्योंकि शुरू हो जाएगा सॉल्विंग वाला। जाओ।